पांचों राज्य के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 में से 4 राज्यों में अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और एक में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस का कहीं नामो निशान तक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी जो कभी कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड माने जाते थे, वहां भी कांग्रेस हार गई थी। तो खैर, आज बात इस पर नहीं होगी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इलेक्टोरल एनालिसिस कि इस चुनाव का पूरा विश्लेषण क्या है, क्या रीजंस हो सकते हैं जिसको माना जा सकता है कि क्यों इस तरह के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एकदम क्लीन स्वीप की तरह जीत लिया, और ऐसे क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा नतीजा आ गया। आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि नए सीएम्स कौन हैं। उत्तराखंड के बने हैं पुष्कर सिंह धामी, जो पहले भी थे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से रिपीट हुए हैं। पंजाब में भगवंत मान बनाए गए हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह हैं और आपके गोवा में प्रमोद सावंत हैं। इसमें से जो सिर्फ भगवंत मान हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, बाकी चारों के चारों स्टेट में यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बहुमत से आ गई। ये तो बात हो गई अलग। अब हम आपको रीजंस बताते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों और मीडिया ने भी ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये इलेक्शन पूरी तरह से हिंदुत्व के नाम पर, एक तरह से हिंदुओं के मन में एक खास तरह की सुरक्षा की भावना जगाकर, और कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशन बनाया कि जिससे लगा कि सब कुछ मतलब हिंदू और मुसलमान के चारों तरफ हो रहा है। देश की बाकी चीजें जो है वो बता दी गई। लेकिन मैं आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा वो ये है कि क्या सिर्फ यही रीजन था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीत गई? नहीं। अगर आप गौर से देखें तो इस इलेक्शन में और भी चीजें जाहिर हुई जिसकी वजह से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त परफॉर्म किया और जीत कर आ गई हर जगह। अगर जिसमें आप देखिएगा कई ऐसे स्पीचेस आए, कई ऐसे नेताओं के बयान आए जिनसे, और चारों तरफ से आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया पर जबरदस्त प्रभाव है। सारे के सारे मीडिया चैनल लगभग नजर आते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ। तो नतीजा ये हुआ कि उनकी जो मुखरता थी वो ज्यादा दूर तक थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियां कम थी। हाँ, नफरत फैलाने की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का इजाफा किया है, जिस तरह की नई संस्कृति पैदा कर दी है, उसका मुकाबला नहीं। और ऐसा नहीं है कि अभी संस्कृति में लोग, दूसरे दल जो है वो ऐसा नहीं कर रहे, वो बढ़ चढ़ कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने की है। इसके लिए इतिहास इनको किस तरह से ट्रीट करेगा हम नहीं जानते, लेकिन यहां तक का डिस्कशन यही है। अब आइए हम शुरू करते हैं एनालिसिस। आपको मैं 3 कारण बताऊंगा जो हिंदुत्व की कहिए या जो धार्मिक पोलराइजेशन का मामला है उसके अलावा जाकर, उसके बरक्स जाकर जो और 3 कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीतने में, इलेक्शन जीतने में कामयाब रही है। पहला, लेजी ऑपोजिशन यानी आलसी विपक्ष। आपको अगर गौर से आप देखिए इन पूरे चुनावों को या पूरे कैंपेनिंग को, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी चुनती थी, उसके बाद सारे दल उस पर टूट पड़ते थे, उस मुद्दे में खुद के लिए ऑफेंस और डिफेंस तलाश करने लगते थे, लेकिन मुद्दा वो बीजेपी का सेट किया हुआ रहता था। लेजी ऑपोजिशन था। ऑपोजिशन को लगता था जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी तो हम उसका रिएक्शन देंगे, जैसे लग रहा है वो रिएक्शन वीडियोस की तरह बना रहे हैं इलेक्शन कैंपेन्स को। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्शन में सीएम कैंडिडेट के तौर पर हम आपको आकर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम सीएम कैंडिडेट को देखें तो 2 थे। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ थे और दूसरी तरफ थे आपके एसपी से, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मेहनत की थी, इस बार टक्कर भी दे रहे थे, कुछ ऐसे मुद्दे भी थे, लेकिन जो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है विपक्ष का, वो पूरी तरह से एकदम फेल नजर आया। उसमें जैसे लगा कि कोई जान नहीं है, बस वो बीजेपी कुछ बोले तो फिर हम बोलें, ये वाला मुद्दा चल रहा था। इसकी वजह से उनमें एक लेजीनेस, एक आप खास तरह की एक ऐसी चीज, एक निकम्मापन उनमें दिखा जो एक बहुत बड़ा कारण बना उत्तर प्रदेश में इलेक्शन इस तरह से हार जाने का। इसके लिए मैं आपको कुछ और चीजें बता दूं, जो कुछ डेटा है। बीजेपी ने 41.25% सीट्स पाई, एसपी ने जीता 32.06%, जो पिछले बार के 2017 के चुनाव से 22% बेहतर है। यह समझने की बात है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि सरकार बना लेते या जो पहली सरकार चली आ रही उसको गिरा देते। ये हो गया। उसके बाद भी आपको मैं एक बात बताऊं तो आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे, विपक्ष के पास कैसे कैसे मुद्दे हो सकते थे। हाथरस हो सकता था, किसान आंदोलन हो सकता था, लखीमपुर वाला मैटर और उठाया जा सकता था। मैं कह रहा हूं कि मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने साथ नहीं दिया विपक्ष का, वो एकदम सरकार के साथ खड़ी नजर आई। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन इस कॉज पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए,
फार्मर प्रोटेस्ट मैंने बताया, अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर था वो ज़बरदस्त रहा। 45 सालों में हिंदुस्तान इस कदर अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर पे नहीं आया। इसमें कोरोना के मार का जो एक अपना योगदान है वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है या जो राज्य सरकारें थी, जिस तरह से वो फेल हुई इन मामलों में, वो देखने लायक था। गंगा में लाशें तैरती नजर आती थी, लोग स्टेट वाले पहचानने से इनकार करते थे ये किस राज्य के हैं। दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा, प्रोएक्टिवनेस ऑफ बीजेपी की जबरदस्त सक्रियता। भारतीय जनता पार्टी में खास बात है, संगठनात्मक लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर वो कॉमरेड बेस्ड पार्टी है। कॉमरेड बेस्ड पार्टी होने का मतलब है कि उसका एक एक जो संगठन का कार्यकर्ता है, वो एक एक कार्यकर्ता काम करता है। उसकी जो भी धारणा है, उसका जो भी विचार है, हम उससे मतभेद रख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो तरीका है वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही विकसित तरीका है। और वो जिस लगन से काम करते हैं, अपनी मिशन पर लगकर काम करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि रिजल्ट्स आते हैं। और जैसा इस बार भी आया, पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो संघ परिवार है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद को आप ले लीजिए, बीजेपी तो है ही, आरएसएस जिसको हम जानते हैं, इसमें संघ परिवार बोल रहे हैं, बजरंग दल वगैरह, जितने भी दल हैं वो एक एक मिलकर काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। तय है कि उनकी संगठनात्मक शक्ति के सामने ये कहीं पर टिक नहीं पाए। इकोनॉमिकल जो असिस्टेंस है वो भी उसको इतना है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको इतना ज्यादा है, दुनिया भर में उसके इस तरह के जो मतलब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं। और हम जानते हैं कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों से भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त दोस्ती है। वैसे भी वो पूंजीवाद को पसंद करने वाली पार्टी है, तय है कि पूंजीपति उसके फेवर में होंगे ही। अब मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं, एक चेहरा बीजेपी की प्रोएक्टिवनेस की मैं आपको एक झलक बताता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इलेक्शन अगर किसी भी स्टेट का हो तो वो आपको जबरदस्त एक्टिव नजर आएंगे, जबरदस्त तरीके से एक्टिव नजर आएंगे। इसका नतीजा ये होता है कि हर जगह नरेंद्र मोदी फर्स्ट कैंडिडेट नजर आने लगते हैं, और जो दूसरा चीफ मिनिस्टर बनने वाला है वो दूसरा कैंडिडेट दिखाई देने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जीत का। हर जगह नरेंद्र मोदी, अगर देखा जाए, आप पोस्टर में नरेंद्र मोदी को डालिए या ना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर जगह इलेक्शन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जीत रहे होते हैं, और नरेंद्र मोदी ने अभी तक वो स्ट्रांग होल्ड बनाए रखा है, जिसको हमें मानना होगा। नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो प्रोएक्टिवनेस है, और बीजेपी पहचानती है इस बात को, चूंकि संगठनात्मक पार्टी है और वो जानती है किस तरह से संगठन को मजबूत करना है। अब मैं आपको यहीं पर जो तीसरा दे रहा हूं वो है इंपैक्ट ऑफ मीडिया, जो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम इस पर बात करेंगे। पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम भारतीय मीडिया दंडवत प्रणाम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप चाहे प्रिंट मीडिया की बात है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, चाहे जो न्यूज सोशल मीडिया की बात हो, सब पर आप देखिएगा खास किस्म का एक मतलब रेस चल रही है, कैसे बीजेपी को बेस्ट पार्टी साबित कर दी जाए। उसके एक एक टॉपिक पर, छोटी छोटी बात पर, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है उस पर कम डिबेट्स आपको मिलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को या हिंदू मुसलमान टाइप का टॉपिक हो, या जो इस तरह के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो, सेंसेशनल टॉपिक हो, उस पर आपको बात होता हुआ नजर आएगा, और उसमें बीजेपी को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है, एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के सेंसेशनल पॉलिटिक्स को करती आई है। धर्म की राजनीति जहां भी होती है वो सेंसेशनल होती है, ये सिर्फ बीजेपी का मसला नहीं है, और बीजेपी उसी पॉलिटिक्स को करती है, उसमें वो माहिर है। और होता क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने नैरेटिव में इस पूरे चीज को समाज में घोलती है, तो दूसरी पार्टियां चाहते न चाहते हुए भी उस जाल में फंसकर वो भी वही बात शुरू कर देती हैं, और कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला पार्ट लेना शुरू करती हैं। नतीजा ये होता है कि जब आप हिंदुत्व को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो मसला ये है कि फिर सॉफ्ट क्यों, हार्ड क्यों नहीं? बीजेपी के पास, उनके पास तो ऑलरेडी है, आप तो कुछ नया लेकर आते तब बात बनती। तो इंपैक्ट ऑफ मीडिया ने यह भी कर दिया। आप देखिएगा बीजेपी मिनिस्टर्स के जो बयान होंगे, आप किसान आंदोलन को उठा लीजिए, किसान आंदोलन को जितना कवरेज मिलना चाहिए था, या दूसरे देशों में जितना कवरेज मिलता है इस तरह के आंदोलन को, आज तक इतिहास में, मानव इतिहास में इतना लंबा कोई भी आंदोलन इस फ्रीक्वेंसी और इस इंटेंसिटी के साथ नहीं चला है जो चला था। लेकिन आपको लगता है कि उसको उतना कवरेज मिला? क्या वो रोज की खबर होती थी? नहीं होती थी। नेगेटिव बातें उसकी खबर ज्यादा होती थी। अगर उसमें कुछ इधर उधर की बातें हो गई तो वो ज्यादा खबर बनती थी। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जाता है उस तरह से। तो ये आपको नहीं लग रहा है देख करके बड़ा जबरदस्त और झुका हुआ? इलेक्शन कमीशन पर भी कई बार ये आरोप लगे कि वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम कर रही है, लेकिन सच यही है। तो ये हो गए वो बात जो हमने आपको बताई कि जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में बहुत सारी चीजों में, या दुनिया में, हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें असर करते हैं। अब मैं आपको पंजाब की तरफ ले जाता हूं, वहां केजरीवाल कैसे जीते और क्या क्या बातें हुई। सबसे पहले आप समझ लीजिए,
आपको 42% वोट्स मिले हैं, सीट्स मिली है। बीजेपी को 6.60, कांग्रेस को 22.98। कांग्रेस के बारे में उम्मीद की जाती थी कि वो वहां जीत जाएगी, लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे, कांग्रेस के कई कद्दावर नेता वहां इलेक्शन हार गए। सुनकर आप चौंक गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं शॉकिंग सीट्स पे। उत्तराखंड में, जिस तरह मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में हरीश सिंह रावत हारे, पुष्कर सिंह धामी हार गए। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य हार गए। ये सब वो नेता हैं जो बड़े नेता रहे और जो इलेक्शन हारे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बीजेपी के भी हैं और दूसरी पार्टियों के भी हैं। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए, संगीत सोम हार गए, सुरेश राणा हार गए, अजय कुमार लल्लू हार गए। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी हार गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हार गए, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, मनप्रीत सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, नवजोत सिंह सिद्धू, जो लगभग जिताऊ और ये स्टार प्रचारक होते थे, ये अपनी जगह अपनी सीट नहीं बचा पाए। ये अपनी सीट नहीं बचा पाए। अरविंद केजरीवाल को लोगों ने एक चेंज के तौर पे देखा पंजाब में, बहुत चेंज के तौर। उन्होंने दिल्ली में उनके प्रदर्शन को देखा था, उन्होंने देखा था कि किस तरह से इन्होंने काम किया या इनकी संगठनात्मक शक्ति ने काम किया। इसका नतीजा कि पंजाब में उनको जबरदस्त सपोर्ट मिल गया और दूसरी जो नंबर पे जो भारतीय कांग्रेस पार्टी रही, कांग्रेस का डबल उन्होंने कर दिया लगभग, और जीत कर आ गए। अब भगवंत मान जैसे एक जो बहुत एक्टिव थे, आपको मैं क्या बताया शुरू में, आलसी विपक्ष, यहां आप जो है वो आलसी नहीं थी। नतीजा क्या हुआ, भगवंत मान को अगर आप देख लीजिए तो भगवंत मान ने जो पंजाब में हो रहे प्रोटेस्ट थे उसमें वो एकदम लीडिंग रोल में थे। कई जगह वो नजर आए, मीडिया के सामने दिखाई दिए, उनके पॉइंट्स रखते नजर आए। तय है कि जनता उनको जान गई थी कि ये हमारे लिए हैं। ऐसी कई चीजें हैं जो ये हमारे लिए कर सकते हैं। जनता ने उनको अपना नेता कौन होता है, जो अपने रिप्रेजेंटेशन को दिखा पाए, जो अपने लोगों की बात को रख पाए। यहां मैं आपको ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इस इलेक्शन का पूरा विश्लेषण क्या रहा और कैसी बातें रही, ये समझना यहां जरूरी था। हम पहल भारत पर आपके लिए इसी तरह की विवेचनात्मक और पूरी तरह से एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहेंगे। आप बस हमारी हौसला अफजाई करते